बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FCA ऑनलाइन चैप्टर वाइज टेस्ट। सेकंड चैप्टर वाइज टेस्ट है FCA का ऑनलाइन। फिर इसके जो MCQs हैं उसकी सीक्वेंस 8, 9, 18, 19, 28, 29 इस हिसाब से जा रही है। MCQ नंबर 8, दैट इज़ द रेशो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड टू थर्ड सेकंड इज़। ख़ास सेकंड की बात हो रही है, टोटल सेकंड की बात नहीं हो रही है। फार्मूला अपने पास नोट कर लें, सिंपल फार्मूला है। ये फार्मूला सर कब यूज़ करेंगे? ये फार्मूला आप तब यूज़ करेंगे जब आपसे ये कहा जाए कि ऊपर से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है फ्री फॉलिंग और वो इस सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5वें सेकंड में, 6ठे सेकंड में, 7वें सेकंड में। सो 10 - 5 n की जगह 2 पुट किया, 10 to the 20, 20 - 5 15। तीसरे सेकंड में 30 - 5 25। दोनों का रेशो मांग रहा है 15:25। आंसर क्या आ गया है? 3:1। यहाँ तक इसका आंसर हमारे पास आ गया है। सिंपल। अगर आप इसको मज़ीद मॉडिफाई और आसान बनाना चाहें तो इससे भी आसान तरीका ये है 1:3:5:7:, अप टू सो वन, और लास्ट में जो फार्मूला है दैट इज़ 2n - 1। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं 2n - 1। n की जगह 2 पुट करें, 2 2 = 4, 4 - 1 3 आ गया है। n की जगह 3 पुट करें, 2 3 = 6, 6 - 1 5, 3:5 आंसर आ गया है। सिंपल। ये फार्मूला अपने साथ नोट कर लें और इसको आप कब यूज़ करेंगे? जब स्पेसिफिक सेकंड की बात आ जाए। सर टोटल सेकंड की बात आ जाए तो वो क्वेश्चन आगे आ रहे हैं। क्लियर? MCQ नंबर 9, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड नियरली। ओके, सिंपल एक क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में कि वही सिंपल एक ऑब्जेक्ट है, उसको 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका गया है, वो ज़मीन तक आने में कितना टाइम लेगा? तो सिंपल आपने क्या नोट करना है, अपने पास एक चीज़ नोट कर लें कि भाई जब भी एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, सिंपल चेक करें ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर, एक बॉडी है और वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा है, क्लियर, ओके, और इसको फेंका जा रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। याद रखें जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो g की वैल्यू जो है ज़मीन की दैट इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ज़मीन की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक सेकंड में इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रिड्यूस हो जाएगी। अगले सेकंड में 80, अगले सेकंड में 70, अगले सेकंड में 60, अगले में 50, अगले में 40, 30 एंड 10 सेकंड के बाद ये रुक जाएगा। फिर ये ऊपर रुकेगा नहीं बल्कि वापस नीचे आना स्टार्ट करेगा और एग्जैक्टली 10 सेकंड में दोबारा आएगा। तो 100 मीटर पर सेकंड ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में रुकेगा, 10 में वापस आएगा। टोटल टाइम कितना लेगा? 20 सेकंड। क्लियर? ओके, तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हैं तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं एंड दैट इज़ VI = 10t। क्लियर? फार्मूला अपने साथ नोट कर लें, VI = 10t। क्लियर? ओके, सो इस MCQ का आंसर जो है दैट इज़ 20 सेकंड। टाइप्स ऑफ कोलिजन विच मोमेंटम इज कंजर्व बोथ A and B। A net force accelerates a mass with acceleration, MCQ number 19, if the same force is applied to m/2 then acceleration will be। तो सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ आपको ऑलरेडी आता है, F = ma। क्लियर? F = ma। न्यूटन सेकंड लॉ F = ma। फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन और मास आपस में क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। क्वेश्चन सिंपल है। अगर आप मास को इंक्रीज करेंगे तो A रिड्यूस होगा, अगर मास रिड्यूस करेंगे A इंक्रीज होगा। मास को मैंने हाफ कर दिया है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया है कि भाई ये एक मास है जिसका मास इसके मुकाबले में डबल है, एक मास है जिसका मास इसके मुकाबले में डबल है। अगर आप दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस, कौन तेज जाएगा? ये तेज जाएगा। अच्छा, ये इससे कितना तेज जाएगा? इसकी एक्सेलरेशन इससे कितनी ज़्यादा होगी? जितना इसका मास ज़्यादा होगा उतने टाइम्स इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास मास ज़्यादा है तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर मेरे पास मास कम है तो मेरे पास एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कंपनसेशन हो गई है, एक के पास एक चीज़ ज़्यादा, दूसरी चीज़ कम। सो फोर्स इज कांस्टेंट, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर 2 टाइम्स मास कम होगा तो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। क्लियर?
इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज r then its kinetic energy is maximum after covering a distance equal to। सिंपल याद रखें, जो ये क्वेश्चन आगे आ भी रहा है, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसमें रेंज कहाँ पे मैक्सिमम होगा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी दो जगह पे मैक्सिमम होगी, एक इनिशियल पॉइंट पे और एक फाइनल पॉइंट पे। क्लियर, सिंपल। ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, आपने इसको ऐसे यहाँ से फेंक दिया है, दिस अ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर, ओके, दिस इज आर, ये आगे आ भी रहा है। यहाँ पे आपने जो काइनेटिक एनर्जी से अप्लाई की है वो एग्जैक्टली यहाँ पे इसको दोबारा मिल जाएगी, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल काइनेटिक, पोटेंशियल, ओके, और काइनेटिक इसका एक्स कंपोनेंट होगा। नाउ सिंपल यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। सो आर रेंज पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। A body initially at rest exploded into two masses m1 m2 that moved apart with velocity this। तो सिंपल एक बम है और उसको एक्सप्लोड किया गया है, प्रेशर कुकर है और वो ब्लास्ट हो जाता है। किचन में अक्सर औकात ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। तो हमने चेक किया है कि जो छत पे जो पीसेस होते हैं गोश्त के या वटेवर जो भी उसमें हो, तो वो स्कैटर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो एक जगह पे होते हैं। इसी तरह जब खुदकश ब्लास्ट होता है, सुसाइड अटैक जब होता है, तो उसमें भी हर जगह हिट होता है, ये नहीं होता कि ख़ास जगह हिट हुई है। तो सिंपल आपने ये बताना है कि जो मासेस हैं उसका रेशो वेलोसिटी के मुकाबले में क्या होगा। सिंपल चेक करें, दिस इज P1 इज इक्वल टू P2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जीरो है, प्रेशर कुकर है या बम ब्लास्ट है, जो भी है वो रेस्ट में है। क्लियर, M1 V1 प्लस M2 V2 दो पीसेज हो गए हैं प्रेशर कुकर के या बम के। ओके, यहाँ से ये इधर आ जाएगा तो इन दोनों में से एक माइनस हो जाएगा। V1 बाई V2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। जैसे कि बात मैंने यहाँ पे की, अगर 2 टाइम्स मास ज़्यादा होगा तो 2 टाइम्स एक्सेलरेशन कम होगा। इसी तरह यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। सो V1 बाई V2 इज इक्वल टू M1 बाई M2। सिंपल मैं आपको एक MCQ समझा रहा हूँ। आपसे एक MCQ पूछा गया है कि भाई एक ब्लास्ट हो गया है, बम 2 पीस में डिवाइड हो गया है, एक पीस का मास 3 टाइम्स दूसरे पीस से ज़्यादा है। आंखें बंद करके आप कहें कि भाई उस मास का उसकी वेलोसिटी 3 टाइम दूसरे के मुकाबले में कम होगी। क्लियर, ओके, गुड। नाउ MCQ नंबर 38, 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal momentum. The ratio of their kinetic energy is। सो सिंपल काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन जो है ये बराबर है P² बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² बाई 2m। रेशो जो होगा 1:2, इसके साथ एक जगह एक 1 लिख दिए, दूसरा 2। मोमेंटम सेम है, उसके साथ 1 2 नहीं लिखा है, 2 सेम है, 1 2 नहीं लिखा है। जो सेम होंगे तो वो कट जाएंगे, डायरेक्ट काट दें विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, ये M2 ऊपर आ जाएगा और M1 नीचे आ जाएगा, तो M2 रेशो M1 आ जाएगा। यहाँ से भी हमें डायरेक्ट पता चल सकता है कि काइनेटिक एनर्जी मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये यहाँ पे ऐसे होंगे तो इक्वेशन के उस तरफ ये ऐसे हो जाएंगे। क्लियर, अपने माइंड में रखें, जब काइनेटिक एनर्जी ऐसे होंगे एक तरफ तो रेशो ऐसे हो जाएगा। सो 1:2 इज इक्वल टू 1, 2:1। क्लियर, सो M2 4 है और M1 1 है, सो 4:1 इज द आंसर। Okay, now if momentum is increased by 50% then its kinetic energy will be। ये MCQ वो काफ़ी आता है और काफ़ी दफ़ा आ चुका है। क्लियर, इसके लिए आप एक सिंपल सा ट्रिक है वो चेक करें। मोमेंटम आपको गिवन है, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। मोमेंटम गिवन है, काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर 10% मोमेंटम इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। एक लेंथी प्रोसेस है, हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, हम सिंपल स्किल्स और ट्रिक सीखेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे जो भी हो उसका स्क्वायर ऐड कर लें। लुक 10 2 ज़ा 20, 21 का स्क्वायर 21%। क्लियर, इस तरह 20 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे जो भी होगा उसका स्क्वायर इसके साथ ऐड कर लें। 30 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जो भी होगा उसका स्क्वायर इसके साथ ऐड करें। 40 यहाँ पे जो भी होगा उसका स्क्वायर उसके साथ ऐड करें। 2 सब में कॉमन है, बाकी यहाँ पे जो भी होगा, सर अगर इसके बीच में आ जाए 20 और 30 के बीच में आ जाए, 30 और 40 के बीच में आ जाए,
तो सिंपल यही मेथड है, बाकी कॉमन सेंस के जरिए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। द बेस्ट आंसर इज 125%। अगर मुझसे 25 का पूछे तो चेक करें 45 और 69 के एग्जैक्टली बीच में आंसर आएगा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट MCQ दैट इज 48, अ बुलेट ऑफ मास दिस एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 48। क्लियर? सिंपल आपसे ये कहा गया है 48 क्वेश्चन में कि भाई एक बुलेट है वो किसी चीज़ में पेनिट्रेट हो रही है। तो ये एक ब्लॉक हमने बना दिया है, बॉक्स बुलेट ब्लॉक की तरफ गया है, बुलेट पेनिट्रेट हो गया है। पेनिट्रेशन जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2 सेंटीमीटर। आपने वेलोसिटी बताना है कि बुलेट की वेलोसिटी क्या है। क्लियर? ओके, सो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज़ इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली वर्क है जो एग्जीक्यूट किया गया है। F.D यहाँ पे आ गया है, हाफ mv² आ गया है। डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मस्ट MKS सिस्टम इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर है, 100 पे डिवाइड करेंगे, ये 100 इस 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1/2 mv²। m की जगह 10 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, डिवाइड बाय 1000। तो सिंपल यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। 49 1 kg मास है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल व्हेन स्पीड इज दिस। सो MCQ नंबर 49 सिंपल क्वेश्चन है। आपको काइनेटिक मास भी दिया है 1 ग्राम, काइनेटिक एनर्जी भी दी है, स्पीड आप फाइंड करेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड। MCQ नंबर 58। जो MCQ नंबर 49 है वो सिंपल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी 1, मास 1 और 1.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। MCQ नंबर 58। An object 5 kg is a momentum of this, speed will be this। सिंपल एक आसान फार्मूला है, P इज इक्वल टू mv मोमेंटम, V इज इक्वल टू P/m 20/5 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। 59 two particles of mass m and 4m have linear momentum in the ratio 2:1। what is the ratio of their kinetic energy? पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर सिंपल समझते हैं कि कैसे इसको आसानी से किया जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस हो गई है। ये रेशो 1:2, यहाँ पे 1:1, यहाँ पे 2:2, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। सिंपल P1 देश 2:2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। रेशो में याद रखें जो भी कांस्टेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। P1 M2, P1² M2, M1 P2²। अच्छा, इसका मतलब है रेशो डिवाइड। क्लियर? अब यहाँ तक हम आ गए हैं। अच्छा, इन स्टेप्स को कैसे स्किप करेंगे? क्लियर? तो चेक करें, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे आ गया है, डायरेक्ट रिलेशन। मेरी फिंगर्स को देखें, जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे आ गया है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। क्लियर? ये स्टेप्स हम स्किप करने जा रहे हैं। मास के साथ इन्वर्स है, तो मेरे फिंगर्स को देखें, यहाँ पे ऐसे हैं तो इक्वेशन के उस तरफ फिंगर्स टर्न हो जाएंगे, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे है, इक्वेशन के उस तरफ ऐसे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1, 2 है तो यहाँ पे 2:1 आ जाएगा। तो चेक करें, P1, P2, M2, M1, ये पॉइंट स्किप हो गए हैं। अब P1:P2 ऑलरेडी गिवन है हमें, एंड दैट इज 2:1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। M2 M1 भी गिवन है, 4 × 16 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ 68, अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीच द ग्राउंड इन 2 सेकेंड। What is the, if the g is 10 meter per second square, length of the tower is? Clear? ओके, ये क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि भाई एक टावर से, ये रहा एक ऑब्जेक्ट है, टावर से स्टोन फेंका जा रहा है। स्टोन ज़मीन तक आने में कितना टाइम ले रहा है? 2 सेकेंड ले रहा है। क्लियर? आपने बताना है टावर की हाइट क्या है। इस फार्मूले और इस क्वेश्चन के ज़रिए आप किसी चीज़ की भी हाइट फाइंड कर सकते हैं। आप एक कुएं के साथ खड़े हैं और आपने एक पत्थर फेंक दिया है, 2 सेकंड के बाद पत्थर कुएं से टकरा, जो पत्थर है वो पानी से टकराया है या कुएं के सरफेस से टकराया है। आपको ये बताना है कि कुएं की हाइट कितनी है, वेल की हाइट कितनी है। तो सिंपल इसके लिए फार्मूला, जो आसान फार्मूला है, दैट इज़ 5t²। 5t²। टी क्या है? टी टोटल टाइम है। टी की जगह हमने 2 पुट किया है, 2 2 4, 5 × 4, 20 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके। 69, the kinetic energy of body of mass 2 kg and momentum 2 Newton second is? MCQ number 69. Clear? Again we are having the formula kinetic energy equal to P² by 2m. Values put करेंगे 1 आंसर आ जाएगा।
78. A particle of mass m at rest is acted upon by a force P for time t. Kinetic energy after t is, और से देखें, टेक्निकल MCQ है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। हमें पता है कि F इज इक्वल टू डेल पी बाय टी, P बराबर है एफ टी। ये F यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये P के बराबर है, क्लियर। ये जो F है एफ टी, इसको 2 को हमने 1 में पुट किया है, 2 को उठा के 1 में पुट किया है। सर 2 का सा है 2 न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन है। तो जब 2 को 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर। एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m। सो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, एफ की जगह p ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सो पी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2m, b इज द करेक्ट आंसर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट हाइट पॉइंट is half of its initial kinetic energy, the angle of projection is, clear। तो चेक करें, ये सिंपल MCQ है, इसको सॉल्व करने का एक मैथमेटिकल प्रोसेस है और एक कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर आ रहा है, क्लियर, प्रोजेक्टाइल है, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर 50 जूल हो जाए तो आप बताएं कि एंगल क्या होगा, क्लियर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 100 जूल है, हाइट पे जो एनर्जी है वो 50 जूल है। आपको ये बताना है कि एंगल क्या है अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के डबल हो या हाइट पे जो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी के हाफ हो। तो याद रखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45, क्लियर। ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, चेक करें, एंगल इज 0 डिग्री, पोटेंशियल जो एनर्जी है वो 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाएगी। एंगल अगर 90 हो जाए, शायद अफरीदी की तरह हम शॉट लगा रहे हैं, क्लियर, शायद अफरीदी की तरह शॉट लगाया जा रहा है, क्लियर, ओके। तो एंगल 90 हो जाए तो 90 पे पोटेंशियल एनर्जी हाइट मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी टॉप पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बीच में मैं एक एंगल बना रहा हूँ एंड दैट इज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द 90 एंड 0, क्लियर। सो यहाँ पे पोटेंशियल भी 50% हो जाएगी और काइनेटिक भी 50% हो जाएगी, क्लियर। सर अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री लिख दूँ और यहाँ पे 30 डिग्री लिख दूँ, एग्जैक्टली कॉमन सेंस इज अ सेंस दैट इज मोस्टली कॉमन। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी 75%, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 25%। व्हाट अबाउट 30? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 25%, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 75%। तो ये एंगल भी आया है पास पेपर में, ये एंगल भी आया है और ये इस क्वेश्चन में आया है, क्लियर। तो ये कॉमन सेंस से आपने इसको सॉल्व करना है, आपने लेंथी कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाना है। विच शोज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम of flight and height of the projectile, clear। ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रहा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, दोनों को मिला के हमारे पास एक प्यारी सी इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज GT² बाय 8, ओके। एंड दैट इज द यस, A इज द बेस्ट आंसर, क्लियर, GT² बाय 8, क्लियर, ओके। इस इक्वेशन के ज़रिए अगर हाइट आपको गिवन हो तो आप टाइम मालूम कर सकते हैं, टाइम गिवन हो तो हाइट मालूम कर सकते हैं। MCQ नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज़ द लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। ये मासेस और वेलोसिटीज गिवन है, आपने बताना है कि लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट के लिए होगी, क्लियर। आपने ये बताना है कि लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी किस ऑब्जेक्ट के लिए होगी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है दैट इज एक्चुअली हाफ mv², क्लियर। हाफ को छोड़ दे, हाफ सबके पास है, m और v² का पे कंसंट्रेशन करना है। चेक करें v कितना है 1, m कितना है 3, 1 का स्क्वायर 1 × 3, पहले वाले से आंसर आ गया है 3, 1/2 को छोड़ दें। अच्छा, दूसरे में वेलोसिटी 2 है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, दूसरे में आंसर आ गया 12। तीसरे को चेक करें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तीसरे से आंसर आ गया 18। चौथे को चेक करें, 4 4 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 16। तो चेक करें ये आंसर सबसे ज़्यादा है,
तो सी इज़ द बेस्ट आंसर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² के बराबर है। हाफ को भूल जाएं, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट पेपर में भी आया था। हाफ को भूल जाएं, m और v पे कंसंट्रेट करें। m मास है, v वेलोसिटी है। मास 3 है, मास 3 है, मास 2 है, मास 1 है। चेक करें, 3 से 2 कम है लेकिन 2 की वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी पे स्क्वायर है। क्लियर? तो इस वजह से जो ऑप्शन सी है दैट इज़ द बेस्ट आंसर। ओके, अब प्रोजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी, ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 98। क्लियर? आपने ये बताना है कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। इट विल हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कवरिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू, ये मैंने एक डायग्राम ड्रा की है, यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक 0.5 r है, यहाँ से यहाँ तक 0.25 r है, यहाँ से यहाँ तक 0.75 r है। अच्छा, यहाँ से अगर आप स्टार्ट लेंगे ना तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी 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 यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे नहीं होती। अगर आप क्रिकेट बॉल का रिप्ले देखें तो शॉट लगाने के बाद जब बॉल टॉप पे पहुंचता है तो खिलाड़ी अगर यहाँ पे खड़ा हो तो बॉल ऐसे नहीं आता है कि वो ऊपर से, बल्कि बॉल ऐसे कुछ टाइम कवर करने के बाद नीचे आ जाता है। ये डिपेंड करता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे, जितना तेज़ से हिट करेंगे उतना तेज़ जाएगा। लेकिन आपने ये बताना है कि काइनेटिक एनर्जी कम कब होगी, तो बॉल की स्पीड सबसे कम कहाँ पे होगी, सबसे कम टॉप पे होगी। बॉल का मास तो कांस्टेंट है, बॉल का मास कांस्टेंट है, बॉल की वेलोसिटी कहाँ पे कम होगी। आप जब इसको चेक करेंगे ना रिप्ले में, क्रिकेट के रिप्ले में चेक करेंगे तो यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी सबसे कम होगी लेकिन सबसे कम होगी। क्लियर? तो काइनेटिक एनर्जी 0.5 r, हाफ ऑफ द रेंज, हाफ ऑफ द रेंज पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ होगी। हाफ ऑफ द रेंज पे काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी। क्लियर? 2 bodies are dropped from the different height, ये क्वेश्चन है। क्लियर? आपने रेशो ऑफ टाइम मालूम करना है। रेशो ऑफ टाइम 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है एक जगह। अच्छा, हाइट इज इक्वल टू 5t², t इज इक्वल टू √h/5। रेशो में कांस्टेंट कट जाएगा, रेशो में कांस्टेंट कट जाएगा, कांस्टेंट के लिए कोई रूम नहीं है। क्लियर? तो सिंपल कांस्टेंट क्या है, 5 और 5, ये कट जाएंगे, क्या रह जाएगा, h1 रेशो h2। तो चेक करें, यहाँ पे अंडर रूट है और डायरेक्ट रिलेशन है, तो मेरी फिंगर जैसे आपको नजर आ रही हैं वैसे यहाँ पे आ जाएंगी, दिस लाइक दिस, दिस लाइक दिस, और साथ में इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर? गुड। A 2.5 kg stone is released from the rest and falls towards earth after 4 seconds. आपने बताना है कि इसका मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम के लिए फार्मूला जो है दैट इज mv। मोमेंटम का फार्मूला mv है। मास गिवन है, वेलोसिटी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी के लिए उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द वेलोसिटी, एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द वेलोसिटी। आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है वेलोसिटी के लिए। अब चेक करें, ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, 1 सेकंड में ये इसकी वेलोसिटी 0 है, हमेशा 0 नहीं होगी। अगर हमेशा 0 होती तो ये ऊपर से नीचे नहीं आता। 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड। सो इस तरह ये आता जाएगा और इसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। क्लियर? तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 40। क्लियर? 40 हो जाएगी, और 40 जो मास है, इसको मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे mv, तो 42 ज़ा 80 एंड 0.5 जो है वो 40 का हाफ है, तो 100 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो हमने चीज़ चेक की है दैट इज़ फॉर g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन g एक्चुअली क्या है 9.8। हमारे पास अगर 100 आंसर ना हुआ तो फिर आंसर 100 से थोड़ा कम 98 होगा। 100 भी आ सकता है और 98 is the exact answer, kg meter per second. Okay, now a ball of mass 5 kg is dropped from the height of 78.4 meter. The time taken by the ball to hit the ground
अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर? एक टेबल भी मैंने ड्रा किया है, लेकिन आप सबसे पहले इस पे फोकस दें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, हाइट और टाइम के दरमियान जो रिलेशन है दैट इज़ 5t²। सर ये रिलेशन कब यूज़ करेंगे? ये आप तब यूज़ करेंगे जब ऊपर से ऑब्जेक्ट आ रहा है और टोटल टाइम गिवन है और हाइट मालूम करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको वेल की मिसाल दी थी, मैंने आपको टावर की मिसाल दी थी, मैंने आपको बिल्डिंग के हाइट की मिसाल दी थी। क्लियर? गुड। तो सिंपल, अब इसको चेक करें। दिस इज एक्चुअली t इज इक्वल टू √h/5। h की जगह आप पुट करें 78.5। क्लियर? 78.4 सॉरी। क्लियर? एंड डिवाइडेड बाय 5। याद रखें हमेशा पॉइंट्स वगैरह की तरफ नहीं जाना है, अप्रोक्सीमेशन मेथड चेक करना है। अप्रोक्सीमेशन मेथड ये है कि किसके करीब है, ये 80 के करीब है। क्लियर? आप इसको सिंपल दिस एंड लाइक दिस 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? ओके। 16 और 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, सो 4 सेकेंड इज द बेस्ट आंसर। क्लियर? अगर 4 से कम 3.9 है देन 3.9 इज द यू कैन से द सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन चूंकि अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है 4 सेकेंड। अगला एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड दैट इज MCQ नंबर 118। क्लियर? आप लोग 118 पढ़ें और मैं इसका आपको सिंपल समझा रहा हूँ। ओके, 118 पे ये कहा गया है कि वही एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सिंपल इंटरेस्टिंग MCQ है। इस 2 बॉल्स हैं। क्लियर? वन इज बॉल A, अदर इज बॉल B। क्लियर? बॉल A को फ्री फॉल ड्रॉप किया गया है और बॉल B को किसी वेलोसिटी से फेंका गया है, कोई इशू नहीं। आपसे ये पूछा गया है कि दोनों में से ज़मीन के साथ कौन टकराएगा अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो। याद रखिए चैप्टर नंबर 6 जो कि फ्लूइड डायनामिक्स है, उसके अलावा एयर रेजिस्टेंस की बात वो जब तक नहीं करेगा तब तक एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे ज़मीन मैंने जैसे समझाया 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑब्जेक्ट जब नीचे आएगा तो हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अच्छा, चलिए आप चेक करें। यहाँ पे इसका x कंपोनेंट है जो कि सप्लाई किया गया है। ओके, जो वेलोसिटी भी है। यहाँ पे इसका y कंपोनेंट नहीं है। ए की बात करते हैं। ए बेचारे के पास तो ना x कंपोनेंट है और ना y कंपोनेंट है। क्लियर? गुड। एक सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ए कह रहा है कि भाई मेरे पास तो x कंपोनेंट नहीं था, लेकिन अब ज़मीन के मदद से अब मेरी जो वेलोसिटी है y कंपोनेंट वो 10 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब y एक्सिस पे मेरा जो y कंपोनेंट है वो 10 हो गया है। क्लियर? ओके, और ये कितना टाइम इसको लगा है? 1 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड के बाद ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वही मेरे पास इनिशियली x कंपोनेंट था और अब मेरे पास y कंपोनेंट भी आ गया है, क्योंकि ज़मीन मुझे भी अपनी तरफ खींच रहा है। देखें, ज़मीन मुझे भी अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है। ज़मीन मुझे अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा है। क्लियर? ओके, नाउ x कंपोनेंट एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एयर रेजिस्टेंस नहीं है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्लियर? इसको रोकने वाला बाले से जा रहा है, इसको कोई रोक नहीं रहा। क्लियर? ओके। अच्छा, अगले सेकंड में इसकी जो y कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा? 20। x कंपोनेंट इसका नहीं है। कितना टाइम इसको लग गया है? 2 सेकंड। अच्छा, बॉल बी क्या कह रहे हैं? बॉल बी कह रहे हैं कि वही मैं जब 1 सेकंड में यहाँ तक आया हूँ तो 2 सेकंड में यहाँ तक आ गया हूँ, और मैं स्टिल x कंपोनेंट मेरा है जो x है और y कंपोनेंट जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया है। 2 सेकंड। क्लियर? तीसरे सेकंड में ये ज़मीन के साथ टकरा गया है। इसका x कंपोनेंट 0 है, इसका y कंपोनेंट जो है y कंपोनेंट वो 30 हो गया है। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। इसका x कंपोनेंट सेम है, इसका y कंपोनेंट 30 हो गया है, और जैसे ये ज़मीन से टकराएगा उस वक्त ये भी टकरा जाएगा। क्लियर?
जैसे ही बॉल ए ज़मीन से टकराएगा वैसे ही बॉल बी ज़मीन से टकराएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर एक के पास तो दी ज़रा कोई वेलोसिटी हुआ, एक के पास तो वेलोसिटी थी, तो वेलोसिटी थी, हम ये नहीं कह रहे कि वेलोसिटी ज़मीन से टकराते वक्त ये तेज़ी से टकराएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लेकिन टाइम दोनों का सेम लगेगा। 1 सेकंड में ये यहाँ, 1 सेकंड में चरतजीज़ ज़मीन से कह रहे चरतजी लांदी राजा यहाँ पे आ गया है। दूसरे सेकंड में ये यहाँ पे ज़मीन से कह रहे चरतजी लांदी राजा यहाँ पे आ गया। तीसरे सेकंड में ये यहाँ पे ज़मीन से कह रहे राजा बशीर राजा, ओके, और ये 3 सेकंड के बाद ज़मीन से टकरा जाता है। क्लियर? ओके, तो ये एक कंट्रोवर्शियल MCQ है, लेकिन इसका सोल्यूशन इंतहाई आसान है, कॉमन सेंस है। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक को ड्रॉप किया जा रहा है, एक को फेंक रहा है। क्लियर? तो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ x कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी, x कंपोनेंट जो भी होगा टाइम दोनों के लिए सेम होगा। क्लियर? ओके। 119 if earth stops spinning the value of g at poles. Clear? If earth stops spinning the value g at poles. Clear? तो ये चेक करें, ये ज़मीन है, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज पोल। क्लियर? आपने ये भी सुना है कि 6 महीने डेनमार्क, नॉर्वे और जो अंटार्कटिका है, जो ग्रीनलैंड है, वहाँ पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये जगह जो है ये सन के सामने स्पिनिंग नहीं कर रहा, ये रोटेट नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे, इसको ऐसे स्पिन करेंगे तो डॉट स्पिन नहीं होगा, डॉट अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। इक्वेटर पे अगर आप यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो ये डॉट ए से रिवॉल्व करता है। अब ज़मीन स्पिनिंग कर रही है तो यहाँ से लोगों को ज़मीन बाहर की तरफ फेंक रहा है। क्लियर? और यहाँ से किसी किस्म का फोर्स नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म का फेंकने वाला फोर्स नहीं है, या ज़मीन इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। एक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो ज़मीन ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ ला रहा है, खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक फोर्स है वो बाहर की तरफ जा रहा है। क्लियर? अब ज़मीन स्पिनिंग ज़्यादा करेगा तो बाहर वाली फोर्स क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। ज़मीन स्पिनिंग कम करेगा तो बाहर वाली फोर्स कम होगी। ज़मीन स्पिनिंग कम करेगा, बाहर वाली फोर्स कम, अंदर वाली फोर्स ज़्यादा। क्लियर? ज़मीन स्पिनिंग ज़्यादा करेगा तो बाहर वाली फोर्स ज़्यादा, अंदर वाली फोर्स तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे फोर्स है ही नहीं जो इसको बाहर ले जाए, तो तमाम की तमाम फोर्स किस तरफ है? अंदर की तरफ। तो पोल पे सिंपल रिजल्ट दे रहा हूँ, पोल पे स्पिनिंग ज़्यादा हो या स्पिनिंग कम हो, ग्रेविटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इक्वेटर पे स्पिनिंग ज़्यादा हो तो बाहर की फोर्स ज़्यादा होगी, तो अंदर की फोर्स जो है वो तो कांस्टेंट है। बाहर की फोर्स अंदर की फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, नेट फोर्स कम हो जाएगा। तो सिंपल जो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि इक्वेटर पे अगर स्पिनिंग ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम होगी, स्पिनिंग कम होगी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। पोल पे ये डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? ओके। A ball is projected at an angle of 45 degrees to the horizontal. If the horizontal range is 20 meters, the maximum height to which the ball rises is, चेक करें, सिंपल जो हाइट है प्रोजेक्टाइल का, क्लियर, वो जो कनेक्टेड है वो आर, ये हाइट, ये रेंज, एंड रेंज इज इक्वल टू 4h। क्लियर? एंड हाइट इज इक्वल टू रेंज बाय 4। तो सिंपल अगर ये 20 है तो 45 पे 20 डिवाइड बाय 4, 5 आंसर आ जाएगा। अब आज इस प्रोजेक्ट में स्पीड ऑफ 20 मीटर पर व्हाट इज 2 एंगल्स फॉर MCQ नंबर 129। MCQ नंबर 129 को चेक करें। R इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, रेंज है। R की जगह 20, VI की जगह 20 क्रॉस 20 साइन 2 थीटा 10, 20 के साथ कैंसिल, 10 2 के साथ कैंसिल, ये 2 नीचे आ गया है, साइन 2 थीटा। आपको ये याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्रीज इक्वल टू 1.5, 0.5, 1/2, 30 आ गया, ये 2 थीटा, 2 डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 15, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल 75 हो जाएगा। क्लियर? सो ए इज द बेस्ट आंसर। A man in train MCQ number 138, parabola is the answer. If earth stops spinning, the value of G at equator increases. Clear? 148.
A person fires a bullet directly towards a monkey sitting on a tree. Just when the bullet leaves the gun, the monkey starts motion freely. The bullet. Okay. एक और क्वेश्चन है that is about the monkey. monkey और इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करना चाहता हूँ and that is actually तो एक monkey है. ओके चेक करें monkey यहाँ से दिस इज़ यहाँ पे एक ट्री है. चले हम यहाँ पे मंकी को किसी तरीके से ड्रा करते हैं और यहाँ से बुलेट फायर हो रहा है. क्लियर बुलेट क्लियर. ओके सिंपल एमसीक्यू है. यहाँ से बुलेट फायर हो रहा है. जैसे ही आपने बुलेट यहाँ से फायर किया मंकी डर के मारे उसने ब्रांच को रिलीज़ कर दिए लीव कर दिए. अब यहाँ से जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो ज़मीन इसको थोड़ा सा बेंड करेगा 10 मीटर पर सेकंड से. क्लियर. और इधर मंकी भी 10 मीटर पर सेकंड से फ्री फॉल आ रहा है. अच्छा ज़मीन इसको फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा पत्थर. ओके तो पत्थर ऊपर की तरफ जाएगा स्टोन ये दोबारा 10 मीटर पर सेकंड दोबारा नीचे आ जाएगा. ओके 20 मीटर पर सेकंड ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. तो ये इसको हिट कर जाएगा. क्लियर. ये सिंपल है इसमें कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है. चले मैं इसको दोबारा बड़ा करके ड्रा करता हूँ. क्लियर. ये रहा यहाँ पे टारगेट है. ओके यहाँ पे टारगेट है. दिस इज़ अ टारगेट. और यहाँ से बुलेट को या स्टोन को निंदबानी मुंग सऊलू. क्लियर सिंपल इज़ दैट. यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है 10 मीटर 1 सेकंड में ये यहाँ पे आ गया है. क्लियर. और इसका निशाना इस पे था. अच्छा ये निशाना है. अच्छा ये रहा निशाना ये दिस इज़ अ निशाना. और 1 सेकंड में ये 10 यहाँ पे आ गए. अगले सेकंड में ये 20. अगले सेकंड में ये 20. अगले सेकंड में ये 30. क्लियर. अगले सेकंड में ये भी 30 और ये यहाँ पे टकरा जाएंगे. इसका मतलब है ये जाए बच के नहीं जाएगा. इसने हर हाल में क्या करना है हिट द मंकी. A bag is dropped from an aeroplane flying horizontally at a constant speed, neglecting air resistance. There will be the aeroplane when the bag reaches directly above the bag. यही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे यूज़ होगा. If a body is this horizontal ranges, रेंज जो होते हैं ना कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होते हैं तो 1:1 आएगा. 150 an object is thrown a direction 4 times at the top of the trajectory perpendicular. 4 projectiles are fired with the same speed at angles this 35 degree. A body of mass 50 kg requires a speed of 20 under the force 10 second. Clear? Simple. मैं इसका solution आपको बता दूँ. कोई issue नहीं है. This is a very simple question. Okay. So इसका solution जो है that is answer. Look, m is equal to 50. V is equal to 20, F is equal to 100, T, F is equal to P by T, Newton second line momentum and T is equal to 10 second. इसमें अगला क्वेश्चन apparent weight of the mass 1 kg falling freely. apparent weight 0. आपको किसी किस्म का सपोर्टिंग फोर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे. आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है तो आपका apparent weight क्या होगा 0. स्टोन ड्रॉप ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है. न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज लेस देन 1. ट्रेन वाला क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन रह गए हैं. फिर ये रहा ट्रेन को चेक करें. ये ब्रिज है. क्लियर. ये ट्रेन है. ये ट्रेन का सामने वाला पार्ट और ये लास्ट टेल. अब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस जैसी ट्रेन एंटर हो गया है तो यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया है. टिक टिक स्टार्ट हो गया. अब ये ट्रेन जब इसको क्रॉस यहाँ तक इसका जो सामने वाला पार्ट है ये यहाँ तक पहुँचेगा तो ये टाइम फिनिशिंग टाइम नहीं है क्रॉसिंग का. क्रॉसिंग का टाइम ये होगा जब ट्रेन का लास्ट पार्ट इस ब्रिज के इनिशियल पार्ट को क्रॉस कर जाए. क्लियर. तो यहाँ से यहाँ तक चेक करें. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस मैं ट्रेन की वेलोसिटी पे डिवाइड करूँगा. यहाँ से स्टार्ट हो गया है डिस्टेंस और यहाँ पे ख़त्म होगा. तो ट्रेन का जो ब्रिज की जो लेंथ है वो 1000 मीटर है 1 किलोमीटर. ट्रेन की लेंथ क्या है 200 मीटर. दोनों को ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा 1200 मीटर. वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ये ज़रा नोट कर लें. वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आ रहा है. 36 किसके बराबर है 10 मीटर
पर सेकंड के। ओके, तो 10 पे डिवाइड करेंगे 120 सेकंड आ जाएगा। ट्रेन वाले क्वेश्चन में एक बात याद रखें कि आपने लेंथ ऑफ द ब्रिज और लेंथ ऑफ द ट्रेन दोनों को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद वेलोसिटी पे डिवाइड करना है। ट्रेन क्रॉसिंग ऑफ ब्रिज के क्वेश्चन में आपने ट्रेन और ब्रिज दोनों के लेंथ को ऐड करना है और वेलोसिटी पे डिवाइड करना है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप मासेस इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज करने से फोर्स इंक्रीज होगा, दोनों का रेशो वही आएगा। अगर आप रेडियस कम करेंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा, तो जी दोबारा सेम आएगा। जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स आर M1 and M2। विश यू बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट। खुदा हाफिज़।